Hello students, we are back with our new questions of chemistry now. We are doing questions for the NEET exam. These are the previous year's questions. We are doing physics, chemistry and bio, three subjects, so that you can easily crack the NEET exam. हाँ जी बेटा, हम सभी नीट की एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो के प्रीवियस ईयर के जो नीट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। जो भी बच्चे इस बार नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, नीट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, come and join Education Hub MBA Institute. Our contact number is 9463079680। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा जेन्युइन फ़ीस है पर सब्जेक्ट। आप इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हो, इसको एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। जस्ट बेटा 45 डेज़ का कोर्स है जिसमें आप इजीली नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार मैक्सिममली रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं केमिस्ट्री के। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, कुछ हम कर रहे हैं अब। हाँ जी, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 mole ऑफ एन ideal gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from a temperature of 27 degrees Celsius. The work done is 3 kilojoule. The final temperature of the gas is equal to। हाँ जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द क्वेश्चन। कहते हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस है, हमने उसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड का मतलब समझते हो, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना है ताकि उसके जो पार्टिकल है दैट विल बिकम फ्री टू मूव। एंड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। रिवर्सिबली का मतलब तो समझते हो कि दोबारा से वो कंट्रैक्ट हो सकती है, मतलब रिवर्सिबल, दोनों साइड, बोथ साइड्स रिएक्शन। एंड एडियाबेटिकली एट पर्टिकुलर प्रेशर फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं उसका टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस है, उससे हमने उसको एक्सपैंड करना है और उस पर जो वर्क डन है दैट इज़ 3 किलो जाउल। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़। हाँ जी, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। हाँ जी, तो हमें पता है कि जब भी इन्होंने दो कंडीशंस दे दी, एक तो कि वर्क है जो रिवर्सिबल होना चाहिए और एडियाबेटिक होना चाहिए। तो उस टाइम पे ऊपर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, W=NCV T2 - T1। ठीक है, अब जो गैस है वो एक्सपैंड होगी, दैट मीन्स उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाएंगे। दैट मीन्स दैट इज़ अ वर्क डन बाय द गैस। गैस पार्टिकल्स एक्सपैंड हो रहे हैं। सो हेयर इज जो वर्क होगा वो हमारे पास क्या है, -3 किलो जाउल कन्वर्टेड इनटू द जाउल्स, दैट इज़ 3000 जाउल। हाँ जी, और सी वी की वैल्यू आपके पास दी हुई है ब्रैकेट में, दैट इज़ 20 जाउल पर मोल केल्विन। ठीक है, और हमने हमारे पास क्या है, कितने मोल गैस है, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ठीक है, टेम्परेचर, अब इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पास टेम्परेचर है दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। चेंज इनटू कैल्विन, कैल्विन में चेंज कर दो और जो हमारे पास कंडीशन थी उसमें पुट कर दो। डब्ल्यू की वैल्यू -3000, 1 × 20। T2 हमने फाइंड आउट करना है। इनिशियल टेम्परेचर हमें पता है क्योंकि हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। सो फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम हेयर। T2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 150 केल्विन। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ योर आंसर। योर आंसर इज़ बी। नेक्स्ट, द अल्कोहल मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वाटर गैस इज़। कौन सी अल्कोहल है जो वाटर गैस से प्रिपेयर होती है। आपके पास ऑप्शंस है इथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। इट्स आंसर इज मिथेनॉल। कैसे, आई एम गिविंग यू द रिएक्शन फॉर दिस। दिस इज द वाटर गैस। ठीक है, इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, CH3OH। दिस इज़ द मिथेनॉल। हमारे पास रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, वो आप अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से रिएजेंट इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मिथेनॉल। मिथेनॉल इज़ अ गैस विच इज़ यूज्ड विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द वाटर गैस। नेक्स्ट, अ कंपाउंड हैज़
कार्बन की परसेंटेज दी हुई है आपको 40%, हाइड्रोजन 13.33%, नाइट्रोजन 46.67%। तो आपने एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। ऐसे क्वेश्चंस वैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी किए हैं, तो आप वहाँ से भी वैसे चेक कर सकते हो, लेकिन इसका वो सिंपल सा एक टेबल सा बना के आप इजीली इसको कर सकते हो। जैसे कार्बन दिया हुआ है आपको, हाइड्रोजन दिया है और नाइट्रोजन दिया है। कार्बन की परसेंटेज कितनी है 40, 13.3, और इसकी क्या है 46.67। ठीक है, तो दो इनका मास क्या होता है आपको पता होगा, कार्बन का होता है 12, इसका 1 और इसका 14। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड दीज टू टर्म्स, परसेंटेज को उसके मास से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे, डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करके 3.3, इसका आ गया आपके पास 13.3, और उसका नेक्स्ट आ गया आपके पास अगेन 3.3। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो आप, इसको सिंपल रेशो में चेंज कर लेते हो। सिंपल रेशो में चेंज करने का क्या मतलब है, जो आपके पास लोएस्ट टर्म है उसको सारे टर्म से डिवाइड कर दो। तो लोएस्ट टर्म हमारे पास इन तीनों में से कौन सी है 3.3। तो अगर इनको सभी को आपस में डिवाइड करोगे, जैसे 3.3 को 3.3 से डिवाइड किया दैट इज़ 1, 13.3 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 4। तो 3.3 को 3.3 से डिवाइड किया अगेन 1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 1। तो क्या बन गया C1H4N1। सो दिस इज ए, योर आंसर इज ए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीअमाइड। इनमें से कौन सा, जो दिया हुआ है आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा पॉलीअमाइड नहीं है। ऑप्शंस आर नाइलॉन 6, ऑप्शन बी इज ग्लेक्टल, सी इज प्रोटीन, डी इज नाइलॉन 66। हाँ जी बेटा, अगर आप इनको ध्यान से देखो, इन्होंने क्या है कहा है कि इनमें से कौन सा पॉलीअमाइड नहीं है। तो इसका क्या आंसर आएगा, ग्लिप्टल, दैट इज़ बी, क्योंकि ये पॉलिस्टर है जो इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड के मिक्सचर, मतलब उनकी कंडेंसेशन से फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड ओर्स ऑफ कॉपर इज कंसनट्रेटेड बाय। जो सल्फाइड ओर्स हैं कॉपर की, उनकी कंसंट्रेशन कैसे होती है। वैसे ये टॉपिक आपने 10th क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि जो भी सल्फाइड ओर्स हैं उसको हम कैसे कंसंट्रेट करते हैं। बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए एक ही मेथड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अ फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस। सो ऑप्शंस आर केमिकल मेथड, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, सो योर आंसर इज फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस, बिकॉज हम वी आर यूजिंग फ्लोट फ्लोटेशन फॉर द सल्फाइड ओर्स। ठीक है, हाँ जी, क्यों इसमें होता क्या है, वैसे हम एक चैम्बर लेते हैं, उसमें पाइन ऑयल डालते हैं, अपनी ओर डालते हैं, उसको उसमें कंप्रेस्ड एयर बहुत हाई स्पीड से हम फॉल करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो इसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं दैट विल बी हैवी, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। जो लाइटर मेटल है वो ऊपर सेपरेट आउट हो जाता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द वे टू फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ द सल्फाइड ओर्स। नेक्स्ट, ली चैट्रियल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू। जो ली चैट्रियल प्रिंसिपल है वो किस पे एप्लीकेबल है। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन इज हेट्रोजीनियस रिएक्शंस, बी इज होमोजीनियस रिएक्शंस, सी इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस, एंड द डी इज सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ये तो आई थिंक सभी को पता होगा, इट्स टू इजी, वेरी 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 इजी क्वेश्चन इज दिस। हाँ जी, आपको पता है जो ली चैट्रियल प्रिंसिपल है हमेशा ही इक्विलिब्रियम जो रिएक्शंस होती हैं उनके ऊपर सब्जेक्टेड होता है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसको ही हम ली चैट्रियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली स्टडी करते हैं। जैसे हमने एक साइड पे मान लो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, तो वाइस वर्सा, तो उसके सामने वाली जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए ही डिस्कस करते हैं थ्रू द ली चैट्रियल प्रिंसिपल। हाँ जी, सो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएक्शन रिएक्ट्स टू फॉर्म। जो अमोनियम है और सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। पहली बात तो आपको रिएक्शन आना चाहिए इसका।
हाँ जी, इजी सा रिएक्शन है, नॉट अ बिग डील। अमोनियम और क्या बोला इन्होंने, सोडियम हाइपोक्लोराइड, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है NaOCl। रिएक्शन करवा दो, क्या बनेगा, NH2 NH2 NaCl प्लस वाटर, दैट इज़ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स। सो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, NH2 दैट इज़ हाइड्राजीन। तो हमारे पास हाइड्राजीन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। फिजिकल एड्सॉर्प्शन का क्या मतलब होता है। हाँ जी, सरफेस केमिस्ट्री में आपने रीड आउट किया होगा, हमारे पास टू टाइप्स के एड्सॉर्प्शंस होते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसमें जो बॉन्ड बनता है दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। जो लेकिन जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, जो कोई भी सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर इजीली एड्सॉर्ब हो जाता है थ्रू वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस आर द वीक फोर्सेस, दैट इज़ वाई इजी इट कैन बी ईजली रिवर्सिबल, रिवर्स किया जा सकता है इस रिएक्शन को। तो कहते हैं दिस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो कम होगा, क्योंकि सपोज करो आप वाटर की लगा लो या गैसेस की लगा लो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे देन दे विल ईजिली गेट इवेपोरेटेड, तो उसकी डीजॉर्प्शन हो जाएगी। सो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम। हाँ जी, क्या बोला इन्होंने कि आपके पास 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस हैं, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। हाँ जी, तो बेसिकली गैसेस की कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, 1 मोल का क्या मतलब है, 22.4 लीटर। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म O2। इसका मास क्या हो गया, 32। दैट मीन्स जो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है वो कितने लीटर या कितना मॉलिक्यूलर वो कंटेन कर रही है, मोल्स कंटेन कर रही है एट 22.4। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना करेगी, इसको डिवाइड कर दो, दैट इज़ 0.7 लीटर्स। दिस इज़ योर आंसर ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट इज कंसनट्रेटेड बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि बॉक्साइट होता क्या है, Al2O3 डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर बॉक्साइट। अब ये आपको पता है कि जो बॉक्साइट है दिस इज़ अ ओर ऑफ एलुमिनियम, तो एलुमिनियम को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो बॉक्साइट इज़ कंसनट्रेटेड बाय द केमिकल मेथड। कोई हम ऐसा केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे और क्या होती है, और इज़ द जैसे मटेरियल विच इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन अ मेटल प्रॉफिटेबली एंड कन्वेंशनली, जिससे हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ कॉल्ड ओर। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है, दैट मीन्स इससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है। तो हम इसको सेपरेट आउट करने, इससे एल्यूमिनियम निकालने के लिए केमिकल मेथड यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, हम कोई ऐसा सब्सटेंस चूज़ करेंगे जिसमें इम्प्योरिटीज़ तो डिज़ोल्व हो जाएं लेकिन हमारे पास जो प्योर मेटल है वो सेपरेट आउट हो जाए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड केमिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P2O5 इज़ एन एनहाइड्राइड ऑफ। जो P2O5 है वो किसका एनहाइड्राइड है। हाँ जी, तो अगर आप बेसिकली देखो इनमें से जो सेंट्रल एटम है, एनहाइड्राइड पता करना है ना, तो उसका एक मेथड होता है। जैसे जो सेंट्रल एटम है इसका P2O5 का सेंट्रल एटम कौन सा है, फॉस्फोरस है। अगर आप इन चारों ऑप्शंस में से फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, जिसके साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैच कर गया वो होगा इसका एनहाइड्राइड। तो पहले तो हम इसका P2O5 का निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका x मान लो 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। हाँ जी, अगर आप इन ऑप्शंस में से देखोगे जो H3PO4 है
उसका निकाल के देखो, 3 + x - 8 = 0, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5। सो वी कैन से दैट जो इसका एनहाइड्राइड है दैट इज H3PO4। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, जो इंटरनल एनर्जी है उसमें क्या नहीं होता है। हाँ जी, वो उसमें क्या नहीं इंक्लूड होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जैसे कोई भी सोल्यूशन की बात करते हैं हम, है ना, तो जो उसके अंदर द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसके अंदर डिपॉजिट होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। बेसिकली वो उसकी किसी भी सब्सटेंस के केमिकल नेचर पे डिपेंड करती है और उसकी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या हो सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर पार्ट सब्सटेंसेस हैं उनमें न्यूक्लियर एनर्जी होएगी। वाइब्रेशनल एनर्जी, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी, पार्टिकल्स हैं वो किसी भी फॉर्म में रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो ये तीनों फैक्टर तो इंक्लूड होंगे। इंटरनल एनर्जी में जो एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल है वो इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इज जस्ट ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, नॉट बिकॉज ऑफ द सोल्यूशन। दैट इज वाई योर आंसर इज एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, डी। विच इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द dilute सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलाटाइल solute whose value depends upon the concentration of the solute particles in the solution। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो बेसिक आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें से ऑप्शंस में से देख लो कौन सा है सही, दैट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस, अगेन 2 इजी क्वेश्चंस, आपको पता चल रहा है 1s2 दैट मीन्स इट इज़ फुली फिल्ड, 2s2 फुली फिल्ड, 2p3 1, पहले सिंगली फिल करते हैं ना इसको, दैट मीन्स वी हैव 3 लोन पेयर ऑफ या अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोल H3PO4 सोल्यूशन इज़। हाँ जी, हमारे पास क्या दिया हुआ है इन्होंने, जो नॉर्मेलिटी दी, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, जो हमारे पास मोलैरिटी गिवन है 0.3 मोल, तो क्या कौन सा सोल्यूशन है ये वाला H3PO4 सोल्यूशन की हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। हम कैसे करेंगे, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एक्स, ठीक है। एक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो इजीली रिप्लेस हो सकते हैं वो कितने हैं, हाइड्रोजन्स हो गए या OH हो गए, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ H3PO4। इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो, एक ऑक्सीजन ऊपर, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, दैट मीन्स इसके पास 3 OH हैं, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक का मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 0.3, तो कैलकुलेट कर लो इसको, दैट इज 0.9 इज द नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट, हाँ जी, ओलियम इज द मिक्सचर ऑफ, जो ओलियम है वो किसका मिक्सचर है। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसके लिए आपको ना ओलियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, H2S2O7, दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर ओलियम, ठीक है। अगर आपको जो अभी जो आपको ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं इनमें से कंबाइन करके देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं ए ऑप्शन वालों को, तो क्या बन जाएगा, H2S2O6, दिस इज़ नॉट द फॉर्मूला। सी ऑप्शन वालों को देखो, H2S3O6, दिस इज़ नॉट द फॉर्मूला। डी वाले को देखो, H2S3O5, दिस इज़ नॉट द फॉर्मूला। सो योर आंसर इज बी, H2S2O7, दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर द ओलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्राइमरी अमाइन इज हीटेड विद CS2 in the presence of excess of mercuric chloride, it produces
थायोसाइनेट दिस रिएक्शन इज नॉन एज। हाँ जी, जब प्राइमरी अमाइन रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलना है, प्राइमरी अमाइन इज हीटेड विद CS2 को के साथ इसको हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, तो कहते ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, दिस इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, हाँ जी बेटा, अगेन आई एम स्पीकिंग के जो नेमिंग रिएक्शंस हैं वो सभी ने लर्न करनी है, आपको बहुत काम आएंगी। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है वो किसने दिया था, ऑप्शन है बॉयल्स, सेकंड ऑप्शन है गल्डबर्ग, एंड द सी इज बेज, डी ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। हाँ जी, जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है वो किसने दिया था, दोनों ने दिया था, बी और सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, क्योंकि उन्होंने रेट ऑफ द रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज में एक रिलेशन प्रोवाइड किया था जिससे हमें इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मिला था। सो योर आंसर इज बोथ बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। हाँ जी, इनमें से कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करता है, डायमंड, सोडियम, फोस्फोरस एंड क्लोरीन। हाँ जी, अगर आप इन सभी का स्ट्रक्चर देखो, या हाँ जी, जो डायमंड होता है वो तो हार्ड होता है, उनकी उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो जो सोडियम है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो अगर कहो कि फोस्फोरस और क्लोरीन के पास भी हैं, मतलब फोस्फोरस के आटोमोस्ट शेल में 5 होते हैं और क्लोरीन के पास 7 होते हैं, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस बाउंड अप करके रखता है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये जस्ट इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, देते नहीं है। तो जो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, फ्री टू मूव, दैट इज़ वाई इट इज़ ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो सोडियम इज़ द आंसर। On heating one end of the piece of the metal, the other end become hot because of। जब हम किसी भी मेटल के पीस का एक एंड गर्म करते हैं तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, मोबिलिटी ऑफ द एटम्स इन द मेटल, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, माइनर परटर्बेशन इन द एनर्जी ऑफ द मेटल्स, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टू द अदर एंड। हाँ जी बेटा, इजी है ये आंसर, आपको पता है जब आप रोड के या किसी भी मेटल के एक एंड को गर्म करते हो तो उससे क्या होता है, जो उसमें पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है, तो वो दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, फर्दर एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द अदर एंड, वो क्या होता है, दूसरे एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ जी बेटा, टाइम टू टाइम स्टडी करनी है, प्रॉपर वे से प्रेपरेशन करनी है, प्रॉपर वे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम प्रेपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की नीट एग्ज़ाम के लिए। कम एंड जॉइन अस, क्रैक योर एग्ज़ाम। 9463079860, दिस इज़ आवर कॉन्टैक्ट नंबर, लिमिटेड सीट्स आर देयर। 15 मार्च से प्रॉपर वे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम प्रॉपर वे से पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।